जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। तो आज हम हिंदी एकांकी का उद्भव एवं विकास अच्छे से पढ़ेंगे। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें सर्वप्रथम यह जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि उसका अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तभी हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए सर्वप्रथम हम जानते हैं कि हिंदी एकांकी की परिभाषा क्या है। अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या परिभाषा दिया हुआ है उसको अच्छे से जानेंगे। एकांकी की परिभाषा। हिंदी नाट्य साहित्य के इस वर्तमान युग में एकांकी नाटकों का सर्जन एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मतलब कि हिंदी के नाटक साहित्य में इस वर्तमान युग में एकांकी जो है वह नाटकों का सर्जन एक महत्वपूर्ण प्रयास है। क्योंकि जो एकांकी का प्रयास किया गया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसमें? हिंदी नाट्य साहित्य में। प्राचीन भारतीय नाट्य साहित्य आधुनिक एकांकी पर प्रभाव होते हुए भी सामान्यतः यह मानना अधिक तर्कसंगत होगा कि पाश्चात्य साहित्य के अनुकरण पर ही हिंदी में एकांकियों का विकास हुआ है। हम जानते हैं किसी भी चीज़ का उदय या उसका विस्तार, जो भी विकास होता है वह पाश्चात्य मतलब पुरानी साहित्य को देखकर उसको अच्छे से अनुकरण कर कर ही उसका विकास होता है। भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने एकांकी को परिभाषित करने का प्रयास किया है। अब हम कुछ विद्वानों के द्वारा दिए गए एकांकी के परिभाषा को अच्छे से जानेंगे। डॉक्टर गोविंद त्रिगुड़ा के अनुसार एकांकी को वह लघु नाट्य रूप माना गया है जिसमें एक परिस्थिति, एक घटना या एक भागवती संवेदना की अभिव्यक्ति किसी संघ को सहारे, चाहे यह बाह्य हो या आभ्यंतर अभिनयात्मक शैली में या इसी प्रकार की जाती है। कि प्रभाव क्यों ही और उद्बोध जो है उसके दर्शक और पाठक दोनों की रागात्मक मृत्यु जाग जाए। अर्थात इसमें एक परिस्थिति को या एक घटना को, किसी संवेदना को, किसी भी चीज़ की अभिव्यक्ति को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि दर्शक और पाठक दोनों की रागात्मक मृत्यु मतलब आत्मा में मतलब उनकी जो इच्छा है वह जाग जाए। यह परिभाषा किसके अनुसार है? डॉक्टर गोविंद त्रिगुड़ा जी के अनुसार। अगली परिभाषा हम देखेंगे सद्गुरु शरण अवस्थी जी के अनुसार एकांकी नाटक का सुनिश्चित और सुकल्पित एक लक्ष्य होता है। उसमें केवल एक ही घटना, परिस्थिति या समस्या प्रबल होती है। कार्य कारण की घटनाओं अथवा गौड़ परिस्थिति अथवा समस्या के समावेश का उसमें स्थान नहीं होता है। और जो एकांकी नाटक के वेग संपन्न प्रभाव में किसी प्रकार के अंतर प्रवाह के लिए अवकाश भी नहीं होता है। यह तो समूचा ही केंद्रीभूत आकर्षण है। और हिंदी साहित्य कोश के अनुसार एकांकी साहित्य का वह नाट्य प्रधान रूप है जिसके माध्यम से मानव जीवन के किसी एक पक्ष या एक चरित्र या एक कार्य या फिर एक परिपाक्व एक भाव की ऐसी कलात्मक व्यंजना की जाती है कि ये एक अधिक भाव से अनेक को सहानुभूति और आत्मीयता प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात किसी भी घटना को या किसी भी महान पुरुष के चरित्र को या किसी कार्य को, एक भाव को ऐसी कलात्मक व्यंजना से प्रस्तुत की जाती है कि वह एक नहीं, एक से अधिक लोगों के भाव से अनेक लोगों के सहानुभूति और आत्मीयता प्राप्त कर लेते हैं। सिडनी वॉक्स के अनुसार एकांकी साहित्य की यह विधा जिसमें एक ही घटनाओं को इस प्रकार मतलब एक घटना को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है कि उसमें प्रभाव ऐक्य से पाठकों का ध्यान आकृष्ट और आक्रांत हो जाए। सिडनी वॉक्स जी क्या कहते हैं कि किसी भी एक घटना को इस प्रकार से प्रदर्शित, इस प्रकार से दिखाया जाए कि उसमें प्रभाव जो हैं वह पाठकों का ध्यान आकृष्ट और आक्रांत हो जाए उसको पढ़ने के पश्चात। उपर्युक्त जो परिभाषाएं दी गई हैं उनमें के आधार पर हम कह सकते हैं कि बड़े नाटक की तुलना में एकांकी जीवन के एक अंश की झांकी प्रस्तुत करता है। अर्थात हमें पूर्णतः क्या पता लगता है
कि जो एकांकी है वह बड़े नाटक की तुलना में एकांकी जीवन के मतलब अपने जीवन के एक अंश की झांकी प्रस्तुत करता है। हिंदी एकांकी की परिभाषा को अच्छे से जानने के पश्चात हम जानेंगे कि एकांकी की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। सर्वप्रथम पहली विशेषता क्या है, एकांकी का आधार कोई मुख्य विचार, कोई विशेष समस्या तथा सुनिश्चित लक्ष्य होता है और वस्तुतः ये वह जीवन या समाज के किसी एक पहलू, घटना या उद्दीप्त क्षण का चित्र प्रस्तुत करते हैं। जो एकांकी होती है इसका आधार कोई एक मुख्य विचार और कोई विशेष समस्या या फिर सुनिश्चित लक्ष्य होता है। दूसरा क्या है, पात्रों की संख्या कम होती है। एकांकी में पात्रों की संख्या थोड़ी कम होती है। ये वास्तविक जगत से संबंध रखते हैं तथा अप्रधान प्रसंग, गौड़ घटना या व्यर्थ पात्रों के जमघट के बजाय मुख्य घटना और नायक के चरित्र पर ही ध्यान केंद्रित रहता है। अर्थात जो एकांकी होती है उसमें पात्रों की संख्या मतलब उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी संख्या कम होती है और ये जो होते हैं वास्तविक जगत से संबंध रखते हैं, जो रियलिटी है जीवन की उससे संबंध रखते हैं तथा अप्रधान प्रसंग, गौड़ घटना या व्यर्थ पात्रों के जमघट के बजाय मतलब जो व्यर्थ पात्र हैं, छोटे मोटे पात्र हैं, उनको नाटक में रखने के बजाय मुख्य घटना, जो उनकी जो मुख्य घटना उस एकांकी की होती है उसको प्रस्तुत करते हैं और जो नायक होता है उसके चरित्र पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। ये था दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता क्या है, संकलन त्रय मतलब कार्य, समय एवं स्थान। संकलन त्रय का क्या अर्थ होता है, कार्य, समय और स्थान की अनिवार्यता के साथ प्रभाव साम्य की विशेषता होती है। अर्थात कार्य, समय और स्थान तीनों की अनिवार्यता होती है और उसके साथ साथ ही प्रभाव साम्य की भी विशेषता होती है। चौथी विशेषता क्या है कि एकांकी की परिधि संकुचित होती है। कम से कम समय में वह पूर्व प्रभाव डालकर विषय को स्पष्ट कर देती है। मतलब उसकी जो परिधि होती है वह संकुचित होती है और कम से कम समय में ही पूरा मतलब अपना प्रभाव डालकर एकांकी को समाप्त कर देती है और पाठक को उस घटना का पूरी जानकारी और उस पर जो प्रभाव होने वाले थे वह पता चल जाता है। पांचवी विशेषता क्या है, एकांकीकार लोक कथाओं, सामाजिक समस्याओं, मानवीय भाव, जीवन के चित्रों, पौराणिक गाथाओं, इतिहास, जीवन चरित्र, द्वंद्व, आंतरिक संघर्ष और मनोवैज्ञानिक को आधार बनाकर कथा वस्तु का निर्माण करता है। अर्थात एकांकीकार जो होते हैं लोक कथाओं को, सामाजिक समस्या मतलब हमारे समाज के आसपास जो घटनाएं घटती हैं, जो समस्याएं होती हैं उनको लेकर, या फिर मानवीय भाव, जीवन के चित्रों को, जो मानवों का भाव होता है उसके जीवन में जो घटना होती है उस पर मानव का क्या व्यवहार होता है, क्या उसके चलचित्र होते हैं मतलब वह कैसे व्यवहार करता है एक दूसरे से, उसके ऊपर, या फिर पौराणिक गाथाओं मतलब पुरानी ग्रंथों के बारे में या पौराणिक जो ग्रंथ हैं, गाथा हैं उनके बारे में, इतिहास के बारे में, या फिर किसी भी महान पुरुष के जीवन चरित्र को कथा वस्तु का निर्माण करती हैं बनाकर। एक सफल एकांकी का कथानक सुगठित, संतुलित, सरल, वेगपूर्ण, आकर्षक और आकस्मिक होता है। जो एकांकी होता है वह सफल एकांकी उसमें जो होती है उसके कथानक सुगठित होते हैं, संतुलित होते हैं, सरल होते हैं, वेगपूर्ण होते हैं एवं आकर्षक भी होते हैं। छठवां क्या विशेषता है कि अभिनय और रंग संकेतों का विस्तृत नियोजन होता है। मतलब कौन सा अभिनय कौन करेगा उसका भी अच्छे से नियोजन किया जाता है। सातवीं विशेषता क्या है, संवाद छोटे होते हैं मतलब बातचीत उसमें जो डायलॉग्स होते हैं वो छोटे होते हैं, स्वाभाविक एवं प्रवाहमय होते हैं, रहस्योद्घाटन चरम सीमा पर ही होता है एवं एकांकी चूंकि नाम का ही एक रूप है इसलिए इसमें भी नाटक के प्रमुख तत्वों का बोध होता है। ये थी विशेषताएं। अब हम पढ़ चुके हैं परिभाषा तथा एकांकी की विशेषताएं भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम जानेंगे कि एकांकी का आखिर उद्भव कैसे हुआ
और विकास किस प्रकार हुआ, किस किस युग में सबसे ज़्यादा इसका विकास हुआ, किस युग में नहीं हुआ, इसको अच्छे से जानेंगे। सर्वप्रथम हिंदी एकांकी के जो उद्भव एवं विकास को 4 चरणों में मतलब चरणों में बांटा गया है। निम्नलिखित चरणों में मतलब एक बार में विकास नहीं हुआ, अलग अलग चरण हुए, उस प्रकार से एकांकी का विकास हुआ। सर्वप्रथम आता है भारतेंदु युग। इस युग में संस्कृत परंपरा पर आधारित प्राचीन ढंग के एकांकी हैं, नाटकों की रचना हुई है। मतलब जो संस्कृत परंपरा पर आधारित प्राचीन ढंग के एकांकी होते हैं एवं नाटक होते हैं, उनकी रचना भारतेंदु युग में हुई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम योगिनी, भारत दुर्दशा, नील देवो, माधुरी एवं वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विषमौषधम आदि श्रेष्ठ मौलिक एकांकियों की रचना की है। भारतेंद्र हरीश जी ने बहुत ही अच्छी और मौलिक एकांकियों की रचना की है, जिनमें प्रेम योगिनी, भारत दुर्दशा, नील देवो, माधुरी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विषम औषधम आदि श्रेष्ठ मौलिक एकांकियों की रचना की है। भारतेंदु युग के अन्य नाटककारों में लाला श्रीनिवास दास कृत है उनकी क्या प्रहलाद चरित्र, बद्रीनारायण चौधरी की है प्रेमधन और प्रयाग रामागमन, और बालकृष्ण भट्ट जी की है कलिराज की सभा, रेलवे टिकट, बाल विवाह, राधा चरण गोस्वामी जी की है श्रीदामा, सती चंद्रावली, राधा कृष्ण दास जी की है दुखनी माला एवं काशीदास जी की क्या है, काशीनाथ खत्री जी की है सिंधु देश की राजकुमारी एवं और गुन्नौर की कहानी रानी, किशोरी लाल गोस्वामी जी की है चौपट चोर, अंबिका दत्त व्यास जी की है कलयुग और धी आदि उल्लेखनीय है। अर्थात भारतेंदु युग में ही अनेक एकांकी की रचना हो चुकी थी। अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग रचनाकारों ने बहुत ही अच्छी अच्छी एकांकी प्रस्तुत कर दी थी। इस युग में ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक सभी प्रकार के विषयों पर श्रेष्ठ एकांकी लिखे गए हैं। अर्थात जो भारतेंदु युग है, इसमें ऐतिहासिक एकांकी भी लिखी गई, पौराणिक एकांकी भी और सामाजिक एकांकी, सभी प्रकार के विषयों पर वो भी श्रेष्ठ एकांकियां लिखी गई। भारतेंदु युगीन एकांकियों पर पारसी रंगमंच का प्रभाव परिलक्षित होता है। मतलब जो भारतेंदु युगीन एकांकियां हैं, उन पर पारसी रंगमंच का प्रभाव परिलक्षित होता है। आगे हम देखेंगे द्विवेदी युग। इस युग में एकांकी का स्वरूप कुछ और परिष्कृत हुआ। द्विवेदी युगीन एकांकियों में राष्ट्रीय भावना और समाज सुधार की भावना का प्राधान्य रहा है। मतलब राष्ट्र हित के, मतलब राष्ट्र के बारे में भावना द्विवेदी युग में लेकर एकांकियां लिखी गई हैं और समाज को सुधारने की भावना लेकर द्विवेदी युग में एकांकियां लिखी गई हैं। आलोच्य युग में सिया राम शरण कृत उनकी क्या है कृष्णा, ब्रजलाल शास्त्री जी की है लीला दुर्गावती, राम सिंह जी की है रेशमी कमत, मूर्ख मंडली, पांडे बेचन शर्मा जी की है चार बेचारे, सुदर्शन जी की कृति है ऑनरेरी, ऑनरी मतलब मजिस्ट्रेट आदि ये सब उल्लेखनीय एकांकी रचनाएं द्विवेदी युग में हुई हैं। और युगीन कालीन भारतेंदु युगीन कई की तुलना में, मतलब भारतेंदु युगीन कृतियों की तुलना में ये कृतियां वर्तमान एकांकी के अधिक करीब हैं। मतलब वर्तमान में जो एकांकियां लिखी जा रही हैं वो अधिक करीब हैं किसके, द्विवेदी युग के। किसकी अपेक्षा में, भारतेंदु युगीन के, क्योंकि इनमें या कोई नहीं रखा गया है तथा कथानक को तीव्र गति से चरम सीमा तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। फिर उसके बाद आता है प्रसाद युग। प्रसाद युग में एकांकी कला की दृष्टि से मूल रूप से एकांकी का प्रारंभ इसी में होता है और डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी एकांकी के विकास का श्रेय जयशंकर प्रसाद को देते हुए उनकी रचना एक घूंट, जो कि उन्होंने 1929 ईस्वी में लिखी हुई है, हिंदी का प्रथम एकांकी स्वीकार किया है। किसने स्वीकार किया है? डॉक्टर नगेंद्र ने जयशंकर प्रसाद जी की एक घूंट, जो कि उन्होंने 1929 में लिखी है, हिंदी का
प्रथम एकांकी स्वीकार किया है। इस रचना में प्रेम विवाह की समस्या को एकांकी की तकनीक का निर्वाह करते हुए प्रस्तुत किया गया है। इसमें एकांकी साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया है। इस युग के अन्य महत्वपूर्ण एकांकीकारों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने बादल की मृत्यु 1930 में लिखी है। दीपदान आदि महत्वपूर्ण एकांकियाँ लिखी हैं। बादल की मृत्यु 1930 में डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा ने हिंदी में आधुनिक ढंग का पहला एकांकी स्वीकार किया। इसी क्रम में भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह कारवां 1935 में प्रकाशित हुआ। इसमें 5 एकांकी संग्रहित हैं। ये सब जो मेन फैक्ट हैं जो कि आपके प्रश्न सीधे सीधे पेपर में दिखने को मिल सकता है, वो फैक्ट्स हमने लिख कर लाए हैं जो कि आपको बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो किसी भी चीज़ के बारे में अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप सारे प्रश्न देख सकते हैं। एकांकी रूप विकास की दृष्टि से कारों को एकांकी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसके अतिरिक्त उदय शंकर भट्ट कृत अभिनव एकांकी, 4 एकांकी, पर्दे के पीछे, स्त्री का हृदय जगदीश चंद्र माथुर कृत भीर का तारा और बांसुरी, उपेंद्र नाथ की है कृत पापी तौलिए, पापी है और अलग तौलिए अलग है, लक्ष्मी का स्वागत आदि एकांकियाँ प्रसाद युग में प्रकाशित हुई हैं। अब हम आगे देखेंगे प्रसादोत्तर युग, अर्थात प्रसाद युग के बाद जो युग आता है उसे क्या कहते हैं? प्रसादोत्तर युग। एकांकी के विकास एवं उत्कर्ष की दृष्टि से यह सर्वश्रेष्ठ काल कहा जा सकता है। इस युग में विषय विविधता, भाषा, शिल्प, नवीन तकनीक सभी दृष्टि से एकांकी का उत्कर्ष हुआ था। मतलब बहुत ही अधिक सर्वश्रेष्ठ इसमें उत्कर्ष हुआ था। किसका? एकांकी के विकास का। किस युग में? प्रसादोत्तर युग में। प्रसाद युग से ही लिखते आ रहे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो कि कौमुदी महोत्सव, औरंगजेब की आखिरी रात, रेशमी एई, भुवनेश्वर प्रसाद जी की है माच कठपुतलियां तथा कीड़े, उपेंद्र नाथ अस्क जी की हैं लक्ष्मी का स्वागत, सूखी डॉली, जौक, उदय शंकर भट्ट जी की हैं नए मेहमान, ग्रह दशा आदि ने महत्वपूर्ण कृतियां लिखकर इस युग एकांकी नाटकों को नवीन गति प्रदान की थी। प्रसादोत्तर युग में इन्होंने इन सब ने मिलकर अच्छी अच्छी एकांकियां लिखी और एकांकी का विकास इस युग में उत्कर्ष मतलब चरमोत्कर्ष पर था। इनके अतिरिक्त सेठ गोविंद दास ने ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सामयिक विषयों पर नानक की नमाज, तेग बहादुर की भविष्य की, मानव मन, स्पर्श बुद्ध की एक शिष्या आदि महत्वपूर्ण एकांकी लिखे। इसी क्रम में जगदीश चंद्र माथुर ने रीढ़ की हड्डी, भीर का तारा, कबूतर खाना, बांसुरी सतगुड़, अवस्थी ने लिखी सुदाम्बा, बेनीपुरी जी ने लिखी नया समाज, सोता की माँ और विष्णु प्रभाकर विभाजन सीमा रेखा दृष्टि की खोज इन्होंने लिखी थी तथा लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने अशोक स्वर्ण में विष्णव तथा सुमित्रानंदन पंत जी ने रजत शिखर, शिल्पी भगवती चरण जी ने वर्मा ने दो, एक कलाकार सबसे बड़ा आदमी, मोहन राकेश ने रिहर्सल, अंडे के छिलके, कर्फ्यू धर्मवीर भारती ने नदी प्यासी लिखी थी। आवाज का नाम, नीली झील आदि महत्वपूर्ण एकांकी इन सब ने मिलकर अच्छी अच्छी लिखी थी। ये सब जो महत्वपूर्ण मतलब उनकी एकांकियां हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो आपको पूछ सी जा सकती हैं वह यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः आप ध्यान से पढ़िए और इसको लिखकर भी याद करने का प्रयास करिए। ये था हिंदी एकांकी का उद्भव एवं विकास का विस्तृत वर्णन, जो कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके पहले की जो 4 चैप्टर हैं मतलब उसको आप अच्छे से पढ़ने के लिए चैनल में विजिट करें, आपको वीडियो मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं। हमने हिंदी गद्य की उद्भव एवं विकास बता दिया है, हिंदी कहानी भी बता दिया है, हिंदी का उपन्यास भी बता दिया है उद्भव विकास। और चौथा पार्ट है मतलब हमारा चौथा चैप्टर क्या है? चौथा चैप्टर हमारा है आलोचना, उसको भी हमने अच्छे तरीके से बता दिया है। ये हमारा 5वां पार्ट है। इसके पहले के सभी
वीडियो आप अच्छे से देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आगे अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।